आज बात करते हैं उस शख्सियत की जो दुनिया भर में भारत की पहचान को एक नया आकार दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की। देखिए, जब भी हम भारत के ग्लोबल राइज की बात करते हैं तो अक्सर सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री को दिया जाता है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या पर्दे के पीछे कोई और भी है? दिलचस्प बात तो ये है कि जिस सोर्स को हम देख रहे हैं उसका कहना है कि असली ताकत एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो कभी पॉलिटिशियन थे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज की कहानी एक करियर डिप्लोमैट की है जिन्हें मॉडर्न इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा आर्किटेक्ट माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, एक डिप्लोमैट पॉलिटिशियन नहीं। देखते हैं कि कैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी एक्सपर्टाइज के दम पर सरकार के सबसे ऊंचे पदों तक का ये कमाल का सफर तय किया। तो इनका सफर शुरू होता है दिल्ली से। 9 जनवरी 1955 को जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई भी कमाल की। जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशंस और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में पीएचडी, मतलब अपनी फील्ड के मास्टर। और फिर 1977 में वो इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस में आ गए। इसके बाद तो मॉस्को, श्रीलंका, बुडापेस्ट, जापान, दुनिया भर में काम करते हुए अपने हुनर को और भी तेज किया। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है ना? सोचिए, सरकार के सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक विदेश मंत्रालय, और वहां कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं। उनकी नियुक्ति हुई सिर्फ और सिर्फ उनकी काबिलियत और दशकों की विशेषज्ञता के आधार पर। ऐसा भारतीय राजनीति में बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। अब आते हैं उनके करियर के एक बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बड़े डिप्लोमैटिक टेस्ट पर। वो था अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील। और सवाल ये है कि उन्होंने ये नामुमकिन काम आखिर कर कैसे दिखाया, वो भी तब जब सारे हालात भारत के एकदम खिलाफ थे। देखिए, सबसे बड़ी जो दीवार थी वो थी एनपीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि। अब भारत ने तो इस पर साइन किया नहीं था, और अमेरिकी कानून के हिसाब से अगर आपने एनपीटी साइन नहीं किया तो आपके साथ न्यूक्लियर डील हो ही नहीं सकती। मतलब मामला पूरी तरह से फंसा हुआ था, एक ऐसी गुत्थी जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जयशंकर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई। वो सीधे अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स के पास गए। उन्होंने इस डील को बिल्कुल नए तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा, ये डील सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में नहीं है, ये डील आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के बारे में है, ये डील क्लाइमेट चेंज से लड़ने के बारे में है। उन्होंने इसे एक ऐसी डील बना दी जिसमें दोनों देशों की जीत थी। और नतीजा, उनकी ये जबरदस्त मेहनत रंग लाई। साल 2008 में उस ऐतिहासिक डील पर साइन हो गए। ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी। ठीक है, तो अमेरिका वाली डील तो हो गई। अब अगला चैलेंज, और ये चैलेंज शायद सबसे बड़ा था, चीन। यानी हमारे पड़ोसी ड्रैगन को मैनेज करना और उसके साथ जो बॉर्डर के पछड़े हैं उन्हें सुलझाना। और यहाँ पर उनका चीन में एम्बेसडर रहने का तजुर्बा बहुत काम आया। 2009 से 2013 तक वो वहीं थे। उन्हें पता था कि चीन से कैसे डील करना है। और इसीलिए जब 2017 में डोकलाम का संकट आया या 2020 में लद्दाख में हिंसक झड़पें हुईं, तो वो सीधे तौर पर मामले को संभालने के लिए आगे आए। और 2021 में तो उन्होंने चीनी सैनिकों को पीछे हटाने में भी कामयाबी हासिल की। अब ये समझने की ज़रूरत है कि 2017 का डोकलाम विवाद इतना सीरियस क्यों था। असल में चीन एक ऐसी सड़क बना रहा था जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए सीधा खतरा बन सकती थी। ये ज़मीन का वो पतला सा हिस्सा है जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है। मतलब मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर था। और कहते हैं कि उस बातचीत के दौरान उनका अंदाज इतना सख्त था कि एक चीनी अफसर को कहना पड़ा, ये डिप्लोमैट की तरह नहीं बल्कि एक फौजी की तरह बात करते हैं। मतलब साफ है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। एक ब्यूरोक्रेट से सीधे कैबिनेट मिनिस्टर। ये वो सफर है जो भारतीय राजनीति में पहले शायद ही कभी देखा गया हो। तो इसकी कहानी शुरू होती है 2012 में। तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर थे। वहां उनकी मुलाकात हुई जयशंकर से और वो उनसे काफी इम्प्रेस हुए। फिर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 2015 में उन्होंने जयशंकर को भारत का फॉरेन सेक्रेटरी बनाया और 2019 के चुनावों के बाद सीधा विदेश मंत्री। और मंत्री बनते ही उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। वो थी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद दुनिया भर से आने वाले रिएक्शंस को संभालना। तो उन्होंने इसे कैसे संभाला?
एक बहुत ही प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ। उन्होंने दुनिया के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से बात की और दो टूक शब्दों में कह दिया कि ये भारत का पूरी तरह से अंदरूनी मामला है। और इस तरह उन्होंने किसी भी इंटरनेशनल दखल अंदाजी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। और अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, भारत के लिए एक स्वतंत्र आवाज। और यह आवाज उनकी इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी की पहचान बन गई है, खास तौर पर रूस यूक्रेन के मामले में। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया से भारत पर दबाव था कि वो कोई एक साइड चुने, लेकिन जयशंकर की लीडरशिप में भारत ने अपना एक अलग आज़ाद रास्ता चुना। भारत न्यूट्रल रहा, यूएन के प्रस्तावों से दूर रहा और हाँ, अपने देश की महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए रूस से तेल खरीदना भी जारी रखा। और जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने वो जवाब दिया जो अब भारत की नई फॉरेन पॉलिसी की पहचान बन गया है। उन्होंने कहा, यूरोप को इस सोच से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं तो दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं। ये बयान अपने आप में एक स्टेटमेंट था। और जानते हैं इस पॉलिसी का असर कितना ज़बरदस्त था, इतना कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पब्लिक में भारत की तारीफ की और कहा, ये होता है आज़ाद मुल्क। तो कुल मिलाकर देखें तो सोर्स का यही मानना है कि डॉक्टर जयशंकर भारत के सबसे बेहतरीन विदेश मंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने दुनिया के मंच पर भारत को एक नई आत्मविश्वास से भरी हुई पहचान दी है। ये कुछ वैसा ही है जैसा महान रणनीतिकार चाणक्य ने कहा था कि जीत का श्रेय तो राजा को मिलता है, लेकिन उसके पीछे असली हाथ उसके मंत्रियों का होता है। ये बात डॉक्टर जयशंकर की भूमिका पर एकदम फिट बैठती है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, डिप्लोमेसी का ये जो नया बोल्ड और मुखर अंदाज है, ये आने वाले समय में दुनिया के मंच पर भारत के भविष्य को कैसे आकार देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।